Hope you all doing well. So with this video, we are going to understand the next topic, that gratuity, which is covered under section 10 सब क्लॉज 10. ठीक है, अभी हम अंडरस्टैंड करने जा रहे ग्रेजुटी इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर, जो कि कवर्ड होता है, जिसका एग्जाम्शन कवर्ड होगा आपका सेक्शन 10 सब क्लॉज 10 के अंदर. ठीक है, ग्रेजुटी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है. ठीक है, ये ऐसे हेडिंग ब्रॉड दे के क्यों लिखवाती हूँ, ये क्यों समझाती हूँ आपको. रीज़न बीइंग कि कई बार क्या है ना, आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, या एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा ट्विस्टेड आ जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता आप किस ट्रैक में जाओ. ठीक है, तो उस केस में क्या है, तुरंत ना ये चीज़ आपको याद हो जाएगी कि ब्रॉड हेड क्या थे. कि पहले मैं चलो मीनिंग लिख देती हूँ या मीनिंग लिख देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जैसे कंप्यूट करते फिर एक एग्जाम्पल देते, तो आपका आंसर बल्कि हो जाएगा और आपका माइंड सेट एक ट्रैक पे जाएगा. ठीक है, सो अगर आपके पास भी कोई सजेशन होंगे कि मैम ये भी चीज़ होनी चाहिए और ये आंसर को और वैल्यूडेट होगा, तो आप कॉमर्स अचीवर को ईमेल करेंगे, हम उस पर एनालिसिस करेंगे कि क्या ये एक्चुअली वैलिडेट होगा कि नहीं, और अगर होगा तो हम डेफिनेटली हर एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ग्रेजुटी का मीनिंग क्या है. ये ना वॉलेंट्री पेमेंट होता है. वॉलेंट्री का मतलब क्या, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है. जनरली जो है ये एक एक्ट के अंदर फॉल हो गया, तो कई बार इंडस्ट्री लेवल की कुछ कंडीशंस होती हैं और सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, बट फिर भी इसको एक वॉलेंट्री पेमेंट ही बोला जाता है, जो कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के को करता है, क्योंकि उसने पूरे जीवन भर उसको एक अच्छी सर्विस दी होती है, एक अच्छे तरीके से काम किया होता है. सो ये एम्प्लॉयर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो वी कैन से द gratuity is the voluntary payment made by the employer to his employee in the appreciation of the service rendered by employee. बस सिंपल डिफिनीशन जैसे मीनिंग है वैसे आपकी डिफिनीशन बन जाएगी. ठीक है, ज़्यादा ट्रिकी डिफिनीशंस पे नहीं जाना है. ठीक है, चलिए सबसे पहले, ठीक है, तो ये क्या है, एक वॉलेंट्री पेमेंट है. अब इसमें एग्जेम्पशंस जो हैं वो किस तरीके का एम्प्लॉयज़ है उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहली बात ये मैं बताऊंगी कि कभी कभी क्या होता है ना, मोर देन वन एम्प्लॉयर होता है. ठीक है, मोर देन वन एम्प्लॉयर होता है. तो ग्रेच्युटी क्या है, अगर किसी भी इंडिविजुअल को एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिलता है, ठीक है, या दो से मिल रहा है, चार से, किसी से भी मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन की लिमिट है, मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो होगी ₹20 लाख. नॉट इंडिविजुअली, सबका मिलाकर, सारे एम्प्लॉयर्स का मिलाकर के 20 लाख से ज़्यादा का उसको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बताना चाहूंगी, ठीक है, कि चाहे वो किसने भी ड्यूरेशन में काम किया हो, किसी एम्प्लॉय, सपोज करो किसी एम्प्लॉयर के अंदर उसने 4 साल काम किया हो, किसी और के अंदर उसने 12 साल काम किया हो, इट कैन बी एनी ऑफ द पीरियड. ठीक है, बट उसकी लाइफ टाइम का लिमिट होता है, ये लाइफ टाइम का लिमिट होता है. कितना, मैक्सिमम 20 lakhs. ठीक है, सो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयर में 20 लाख मैक्सिमम, और लाइफ में पूरा लिमिट कितना है, 20 लाख. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रेच्युटी जब सर्विस के दौरान, अगर आप काम कर रहे हो और उसी दौरान आपको ये एम्प्लॉयर जो है ग्रेच्युटी दे रहा है और आपको उसी दौरान रिसीव हो रही है. ठीक है, तो ड्यूरिंग सर्विस मिलती है अगर ग्रेच्युटी, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाती है. ठीक है, इसमें पूरी अमाउंट पे जितनी भी मिलती है वो टैक्स लग जाता है, कोई एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं है. ठीक, अब ग्रेच्युटी जब सर्विस के दौरान है तो फुली टैक्सेबल है. अगर रिटायरमेंट के टाइम मिली, तो रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है किसी की, ठीक है, उस समय मिली तो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय कैसा है. ठीक है, दो तरीके के एम्प्लॉय होंगे, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, और दूसरा अदर एम्प्लॉयज जो नॉन गवर्नमेंट है. ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो स्ट्रेट अवे फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्ट्रेट अवे जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है. ठीक है, इसमें अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 10(1) के अंदर. ठीक है,
ये नजर नहीं आ रहा है, चलिए ठीक। और अदर एम्प्लॉयज के केस में हमें चेक करना पड़ता है क्या वो एक्ट के अंदर में है या एक्ट के अंदर में नहीं कवर्ड है, ठीक है, ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद उसके कंप्यूटेशन का तरीका डिफर कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय अगर एक्ट के अंदर है तो कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। बहुत एस्पिरेंट बोलते हैं मैम आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि मैक्सिमम बच्चे सेटिस्फाइड हैं और आपको स्पीड स्लो करती है ना, आप अपने वीडियो की स्पीड स्लो कर लेंगे, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट को ऐसे दिक्कत होती है ना, वो अपने वीडियोस की स्पीड स्लो, या जिनको स्लो लगता है वो अपने वीडियो की स्पीड फास्ट कर सकते हैं, ये इनके चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं एम्प्लॉयर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुई हो, ठीक है, जो भी अमाउंट आपको एज ए ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई हो, ठीक, लेस लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लीस्ट यानी लोअर ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 10 के अंदर, ठीक है। तो किसका लीस्ट? सबसे पहले वही लिखा करो जो अमाउंट रिसीव, जैसे एचआरएम में भी हमने क्या किया था, जो पहले अमाउंट रिसीव्ड है, इससे कभी मिस्टेक नहीं, और उसी फंडे से रिवीजन भी करना है, कभी भी मिस्टेक नहीं होनी है, ठीक है। उसके बाद पहला जो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव हुआ हो इंडिविजुअल को, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्पशन या नोटिफाइड लिमिट कहते हैं इसको, कितना है हमारे केस में ग्रेच्युटी के 20 लाख, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होगी? फॉर्मूला है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ completed year of service or part thereof in excess of 6 month। डोंट वरी, अभी इसको समझाती हूँ फटाफट, ठीक है। तो इसमें से जो तीनों में से लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आ गया, जो बैलेंस फिगर आ गया, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द ग्रेच्युटी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने सोचा, पहला तो जो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा जो नोटिफाइड लिमिट 20 लाख है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है 15/26, ठीक। 26 क्यों किया गया है? रीजन बिंग इट्स ऑन अ बेसिस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस कि 4 डेज हमारे मंथ में संडेज होते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में उसको हटा दिया गया है जो एक्ट के अंदर फॉल है, तो 26 दिन बचते हैं, ठीक है। और हाफ उनका 15 डेज माना है। यही अगर सीजनल एम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है, यही अगर सीजनल एम्प्लॉय हो जाएंगे तो उनका 15 की जगह क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 डेज कंसिडर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका सीजनली काम होता है, ठीक है। तो सीजनल एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? 7 डेज कंसिडर होगा, ठीक है। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी जो आखिरी सैलरी होगी, जो आखिरी महीने की सैलरी होगी। अब सैलरी क्या है? सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? उनका बेसिक प्लस डे, ठीक। लास्ट ड्रॉन माने जो भी लास्ट मंथ उन्होंने, जैसे मानो किसी ने 16 जून 2019 में काम छोड़ दिया, ठीक, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या हो गई? मई की। फुल मंथ क्या है? ये मई है ना, डे वाइज नहीं मंथ वाइज कंसिडर करेंगे, तो फुल मंथ क्या होगी? मई मंथ की लास्ट ड्रॉन सैलरी, और सैलरी में क्या होगा आपका? बेसिक और डीए। फिर उसके बाद क्या है? फिर वर्ड के यूज हुआ है number of completed year of service or part thereof in excess of 6 month, in excess of 6 month, यानी कि सपोज करो उसने काम किया हो 23 years 8 month, तो कंप्लीट कर लेना है इसको इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीने से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हो जाएगा इक्वल टू 24 ईयर्स का, और अगर कम होता है तो 23 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए, अभी हमने देखा क्या? कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। अब हम दूसरा जो देखेंगे वो देखेंगे नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, विच आर नॉट कवर्ड
अंडर ग्रेजुटी एक्ट 1972। देखिए मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, एग्जाम हॉल में ये बिल्कुल नहीं करना है कि सोच के कि मैम ने शॉर्टकट लिखा है तो हम भी शॉर्टकट लिखें, ठीक है। वहाँ पे एकदम फुल फ्लेज वर्ड्स लिखना है, ठीक है। अब नॉट कवर्ड बाई, इसमें भी क्या फंडा होगा, सबसे पहले जो आपने अमाउंट रिसीव की है, अमाउंट रिसीव लेस लीस्ट ऑफ फॉलोइंग एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 10। अब लीस्ट ऑफ फॉलोइंग में वही पहला जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। दूसरा नोटिफाइड और स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख की, ठीक है। तीसरे में चेंज आ जाएगा, ठीक, 1/2 यानी हाफ मंथ सैलरी, ठीक। और यहाँ पे मंथ को पूरा 30 दिन का माना है, कवर्ड बाय एक्ट नहीं है ना, ये सिर्फ ट्रिक है, मैं आपको समझा रही हूँ, एक्ट के द्वारा नहीं कवर्ड है, इसीलिए ये पूरे महीने को पूरा, ये संडे को भी काम कराएंगे भाई, ठीक है। तो 15 डेज है तो 1/2, चाहे 15/30 लिखो चाहे 1/2, तो मेनली फॉर्मूला जो फॉर्म्ड है वो 1/2 का है, ठीक है, इनटू एवरेज। अभी सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, डोंट वरी, मैं इसको समझाऊंगी। एवरेज सैलरी है फॉर 10 months preceding month of retirement, ठीक है, मंथ ऑफ रिटायरमेंट होल इनटू फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ठीक है। तो पहले में तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, आपका क्या है, पूरा ग्रेचुटी जो मिला है, दूसरा नोटिफाइड लिमिट जो 20 लाख है उसमें भी कुछ समझाने का नहीं है, तीसरा जो पॉइंट है 1/2 में कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है एवरेज सैलरी फॉर 10 month, तो सबसे पहले सैलरी दिखते हैं। इस केस में क्या है भाई साहब, ये एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रहा है तो अपनी मनमानी चलाएंगे, ये जान लो, ठीक है। तो अपनी मनमानी चलाएंगे तो क्या होगा, बेसिक सैलरी, ठीक, प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, ये भी 10 months का ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। बेसिक डीए प्लस कमीशन ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्न, ठीक है, ये भी 10 months का, सब कुछ 10 months का ही कैलकुलेट होगा, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी क्या, 10 month की सैलरी, ठीक। वर्ड क्या हुआ, एवरेज सैलरी, ठीक। तो ऑब्वियसली 10 महीने की सैलरी हो तो एवरेज क्या है, 10 month की सैलरी है, तो एवरेज सैलरी ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 10 ही तो होगा, तभी तो एवरेज कहलाता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी ऑफ 10 month। अब नेक्स्ट है प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, यानी जिस मंथ में रिटायर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर वाले केस में मैंने बोला था कि ये 16 जून में सपोज रिटायर हो रहे हैं, 16 जून 2019 में रिटायर हो रहे हैं, तो प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट तो किसका होगा, मई ले लेंगे, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, इसको छोड़ के इसका प्रीसीडिंग मंथ नहीं, उससे पहले जो महीना चला गया, ठीक है, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या किया है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं उसको टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा, सीधे सीधे पूरा कंप्लीट ईयर लेंगे, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी, सैलरी कौन है, मनमानी करेंगे, बेसिक डीए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 10 months की लेनी है, फॉर 10 months फॉर द प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, यानी जिससे रिटायर हुआ उससे 1 महीने पहले से, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी फ्रैक्शन को इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं तो ये अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है। सो बैलेंस अमाउंट जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द ग्रेच्युटी, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर, ठीक। तो जल्दी से फटाफट क्रक्स टेबल देख लेते हैं, ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको क्या मिला, ग्रेच्युटी मिला, ठीक। फिर उसके बाद अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है आपको ग्रेच्युटी तो फुल्ली टैक्स लगेगा उस पर, टैक्सेबल है, ठीक है। और अगर रिटायरमेंट में मिल रही है या डेथ के थ्रू मिल रही है तो हम चेक करेंगे कौन सा एम्प्लॉई है सबसे पहले, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या अदर है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और अदर में पहले देखेंगे एक्ट में है या एक्ट में नहीं है, ठीक।
अगर एक्ट में है या एक्ट में नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो सेम है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, बाकी सारी चीज़ें माने जो अमाउंट रिसीव 20 लाख का लिमिट, 20 लाख का लिमिट। अब थर्ड ही कंडीशन में है जो है ट्विस्ट ध्यान देने वाला, तो थर्ड कंडीशन का एक बार फटाफट कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पूरा मेमोराइज हो जाए। ये इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर ले रही हूँ ताकि मैं एलैबोरेटिव बना दूँ, ठीक है। ये जो है एक्ट में है और जो एक्ट में नहीं है, ठीक, उनका हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे क्या था, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ये याद है ना, तो आप स्प्लिट कर ले जाओगे अच्छे से। 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रिसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक। अब ये याद है तो मेरे ख्याल से आप स्प्लिट कर ले जाओगे फटाफट। यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब लास्ट ड्रॉन है तो लास्ट कंप्लीट मंथ सैलरी, भाई एक्ट के अंदर है तो मनमानी नहीं करेगा, तो बेसिक प्लस डीए होगा केवल, है ना। फिर उसके बाद क्या है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन देयर ऑफ, यानी फ्रैक्शन कंसिडर होगा, 6 महीने से ज़्यादा है तो कंप्लीट उसको कंसिडर कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 1/2 रहेगा। एवरेज करना है सैलरी का, सैलरी है एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है तो मनमानी करेगा तो क्या होगा, बेसिक प्लस डीए फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये सारे जो है 10 महीने के होंगे, ठीक है, सारे 10 महीने के होंगे। उसका फिर एवरेज कर लेंगे डिवाइडेड बाई 10, है ना। एवरेज कैसे होता है, डिवाइड करते हैं ना, 10 मंथ की सैलरी निकाल ली, ठीक है, और फिर उसका एवरेज कर लिया, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या है, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है और सीधे कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस लेनी है। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बट स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, एक ऑडियो को विदिन 24 आवर्स में एक रिवीजन दे देंगे और इसका संग संग न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। कई बार क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये इश्यूज होते हैं कि वो जब तक फिगर में नहीं स्टैंड होते उनको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट नहीं होता है, तो इसका संग में न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।